कहा गई वो एक आदमी गुस्से से पागल हुए जा रहा था। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी वो आदमी जिसने सौम्या को रूम में बंद किया था कहता है बॉस बॉस हमने तो उसे यही छोड़ा था। तो कहा गई वो क्या उसे जमीन निगल गई। एक घंटा देता हूँ मैं तुम लोगों को, अगर वो नहीं मिली ना तो मैं तुम सबको सीधे यमराज के दर्शन करा दूंगा समझे। वो आदमी काफी गुस्से में ये सब कह रहा था। अब क्या खड़े खड़े ही वो तुम सबको मिल जाएगी। मैंने क्या तुम सबका ठेका लेके रखा है जो मुफ्त में तुम सबको रोटी खिलाता रहूं। अब जाओ यहाँ से और उसे ढूंढ के लाओ समझे। तभी दूसरा आदमी कहता है जी बॉस हम अभी जाते हैं। और वही 3 3rd फ्लोर में सौम्या रोहन की खुली चेस्ट पर किस कर रही थी जिससे रोहन बहक रहा था। वो उसे दूर तो करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। उसने कह दिया था कि वो उसकी मदद करेगा पर यह सब उसके लिए भी नया ही था। रोहन सौम्या के बाल को पकड़कर कहता है तुम्हें इसकी भरी कीमत चुकानी पड़ेगी। सौम्या ऊपर अब ड्रग का नशा पूरी तरह चढ़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बदन पर छोटी छोटी चींटियां उसे काट रही है। उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सौम्या रोने लगती है आह है मुझे बहुत पेन हो रहा है आह है। सौम्या को ऐसे देख रोहन को अच्छा नहीं लग रहा था। रोहन सौम्या को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर ऑन कर देता है। अब शॉवर का ठंडा पानी दोनों पर गिर रहा था जिससे सौम्या को थोड़ी राहत मिलती है। रोहन सौम्या को देख पागल हो रहा था। शॉवर का गिरता पानी सौम्या के बदन में ऐसे गिर रहा था जैसे किसी महारानी के ऊपर फूलों की बरसात हो रही हो। सौम्या के बदन में उसके कपड़े इस कदर चिपके हुए थे जिसका हर रंग बहुत परफेक्ट लग रहा था। रोहन उसके गले में हाथ डाल अचानक से उसे अपने करीब कर बिना वक्त गंवाए उसे किस करने लगता है। इन दोनों की किस काफी पैशनेट थी। हालांकि सौम्या को किस करना नहीं आता था फिर भी वो रोहन का पूरी तरह से साथ दे रही थी। दोनों की किस बहुत डीप हो चुकी थी जिससे सौम्या को सांस लेने में दिक्कत जा रही थी। रोहन को यह एहसास होता है कि सौम्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तब जाकर वो उसे छोड़ता है और उसके गले पे किस करने लगता है। रोहन किसके साथ साथ बाइट भी कर रहा था जिससे सौम्या की सिसकियां निकल रही थी। रोहन किस करते करते ही उसके बदन से उसके कपड़े निकाल रहा था। उसने उसकी कुर्ती को उसके बदन से फाड़कर अलग कर दिया और उसके पजामे की डोर को खींच उसके शरीर से निकाल दिया। इस बीच भी रोहन ने सौम्या को नहीं छोड़ा था। रोहन सौम्या छोड़ अब उसे देखने लगता है जिसका पूरा शरीर अब लाल हो चुका है और अब वो उसके सामने अपने रेड ब्रा और अंडरवियर में थी जो उसकी बॉडी पर काफी सेक्सी लग रहे थे। रोहन अब सौम्या को देख पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था। रोहन दोबारा सौम्या के होठों पर अपने होठों को रख किस करने लगता है। रोहन के हाथ उसके ब्रेस्ट पर कपड़ों के ऊपर से ही चल रहे थे। रोहन ने एक झटके से उसकी ब्रा की निकाल दिया और उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में डालकर सक करने लगा और उसका हाथ सौम्या के दूसरे ब्रेस्ट को पूरी तरह से अपने हाथ में भरने की कोशिश कर रहा था। सौम्या के हाथ रोहन के बालों पर चल रहे थे और उसे अपने ब्रेस्ट पर पूरी तरह से दबा रहे थे। रोहन अब ऊपर की ओर आकर उसके नेक पर किस करने लगता है और उसे बाथरूम से बाहर के आता है और उसे बेड बैठाकर धीरे धीरे उसके ऊपर आने लगता है। इस बीच भी दोनों को किस ब्रेक नहीं हुई थी। रोहन सौम्या को बेड पर लेटाकर उसके नेक पर तो कभी चेहरे पर किस कर रहा था। रोहन अपने हित उसके पूरे बदन पर फिरा रहा था जिससे सौम्या सिस रही थी। रोहन धीरे धीरे उसके पेट पर पहुंचकर उसकी नोवेल को किस कर रहा था और फिर धीरे से उसके पैरों को फैलाकर उसके पैरों के बीच उसे किस करने लगता है। इस एहसास को पाकर सौम्या पूरी तरह से सिहर उठी थी पर नशे में होने के कारण उसे ये सब अच्छा लग रहा था। सौम्या अपनी सिलेक्टिव टोन में कहती है प्लीज अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्लेसे कम फास्ट। उसकी रिक्वेस्ट को सुन रोहन डेविल स्माइल करता है और इसके मोटे होठों पर बाइट कर देता है जिससे सौम्या की आह निकल जाती है। अब रोहन से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए रोहन सौम्या के मुलायम होठों पर अपने होंठ रखकर उसके अंदर इंटर करता है जिससे सौम्या को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और उसके आंखों के कोनों से आंसू आने लगते हैं। रोहन जब उसे देखता है तो पूछता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। जिस पर सौम्या हाँ में अपना सर हिला देती है। रोहन तो मानो खुश हो गया था उसकी बात को सुनकर। रोहन उसके चेस्ट को अपने मुंह में लेकर सक कर रहा था और उससे इंटीमेट हो रहा था। रोहन धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था और काफी फास्ट उससे इंटीमेट हो रहा था। जिस पर सौम्या उससे कहती है प्लीज स्लो आह स्लो आह। जिस पर रोहन कहता है ये तो अभी शुरुआत है जान, मैं खुद को रुक नहीं सकता। ये कहकर अपनी स्पीड बढ़ा देता है। रोहन ने उसके चेस्ट को किस और बाइट करके पूरी तरह से लाल कर दिया था जिससे सौम्या को काफी दर्द हो रहा था पर फिर भी वो नशे में होने की वजह से उसका साथ दे रही थी। इन दोनों के प्यार का सिलसिला रात भर चलता है। सुबह करीब 4 बजे सौम्या के सिसकने की आवाज बंद होती है। जब रोहन सर्टिफाइड होता है तब जाकर सौम्या को छोड़ता है। सौम्या तो बुरी तरह से थक सो चुकी थी। रोहन सौम्या को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम ले जाता है और उसे और खुद को अच्छे से साफ कर बाहर ले आता है। रोहन सौम्या को अपनी शर्ट पहनाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सिंघानिया मेंशन। आज अदिति जल्दी ही उठ चुकी थी। उसे पता था अगर ऐसा ही रहा तो वो एक अच्छी माँ और पत्नी नहीं बन पाएगी, इसलिए अदिति जल्दी से उठकर वॉशरूम जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है और अपने पति और बच्चे को देखने लगती है। दोनों बाप बेटे काफी क्यूट दिख रहे थे। इस वक्त अदिति सबसे पहले आदिको के माथे पर किस करती है और फिर लक्ष्य की साइड जाकर उसके माथे पर किस करती है। हालांकि उसे शर्म बड़ी आ रही थी पर भी उसका मन लक्ष्य को देखकर आगे की ओर धकेल रहा था। अदिति लक्ष्य के काफी करीब थी इस वक्त और बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। अदिति झट से लक्ष्य के होठों को किसकर भाग जाती है। लक्ष्य के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है जिससे साफ पता चल रहा था कि वो जगा हुआ है। और उधर डार्क क्लब में दो लोग अभी भी एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए हुए थे बिना ये जाने कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। आखिर क्या होगा जब सौम्या खुद को किसी अनजान के बाहों में देखेगी। क्या सौम्या बच पाएगी उस आदमी से जो उसे ढूंढ रहा है। क्या होगा सौम्या का रिएक्शन। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। भूषण जी आपका सवाल एकदम राइट है पर कहानी में ट्विस्ट भी है। आइस रोहन को पसंद करती है पर रोहन उसे भाव तक नहीं देता जिसका मतलब है वो उसे पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने सौम्या को रोहन की जिंदगी में एंट्री कराई है क्योंकि किसी का एक तरफा प्यार कभी पूरा नहीं होता। सुबह करीब 7 बजे सूरज की किरणों से आती धूप बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी। सूरज की किरणें सीधे ग्लास विंडो से सौम्या से चेहरे पर पड़ रही थी। इससे उसका सुंदर बेदाग चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। सौम्या धीरे धीरे अपने आंखें खोलने लगती है। रात भर की थकावट उसके चेहरे से पता चल रहा थी। सौम्या का सुंदर नेचुरल चेहरा काफी ग्लो कर रहा था। पहले की तुलना में आज वो काफी खूबसूरत लग रही थी। सौम्या जैसे ही उठने को होती है उसे एहसास होता है कि उसके सीने पर कुछ भारी सा है। कल रात की यादें अब सौम्या के दिमाग में थोड़ी थोड़ी आने लगती है कि कल वो उन गुंडों से कैसे बचते हुए किसी के कमरे में चली गई थी। उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। सौम्या का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने ऊपर लेटे उस शख्स को देखने की। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं वो उस गंदे आदमी के साथ। नहीं नहीं सौम्या तू ये क्या सोच रही है। हिम्मत कर सौम्या हिम्मत कर। अब इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि अब तेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है और अब तू हार भी नहीं मान सकती। तुझे लड़ना होगा।
सौम्या खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार सौम्या हिम्मत कर नीचे देखती है तो बस देखती ही रह जाती। उसके साथ कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक हैंडसम सा आदमी है। ये देख वो थोड़ी राहत की सांस लेती है कि कल रात वो उस अजय मेहरा के साथ नहीं थी। जी हाँ, ये वही कामीना था जिसने अपनी कामिनी हरकत से सौम्या को फंसाया था और उसके मामा के साथ डील करके उसे खरीद लिया था, पर वो उसके हाथों से बच निकली थी। रोहन सौम्या को और टाइट हग करने लगता है जिससे सौम्या की आह निकल जाती है। सौम्या का पूरा बदन दुख रहा था। वो खुद को देखती है, पाती है कि उसने रोहन की शर्ट पहन रखी है और जब वो देखती है कि उसके ऊपर लेटा इंसान बिना शर्ट के ही उसके ऊपर लेटा है। अब उसे ये तो पता चल गया था कि कल रात रोहन उस पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ा था और आज उसकी इस हालत का जिम्मेदार ही वही है। सौम्या रोहन के बालों को पकड़कर जोर से खुद से दूर करती है, उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है। उसे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। रोहन बेड से नीचे गिर जाता है और जोर से चीखता है, व्हाट द हेल, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने रोहन को धक्का दिया। रोहन जब खड़ा होकर देखता है तो उसे वहां सौम्या बेड के दूसरी साइड पर खुद ब्लैंकेट से कवर करके खड़ी थी और उसे ही घूर रही थी। रोहन उसे देख बस देखता ही रह जाता है। रोहन की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस कर सौम्या खुद को और अच्छे से कवर करने लगती है। रोहन अब धीरे धीरे सौम्या की ओर बढ़ रहा था और सौम्या पीछे की ओर खिसक रही थी। सौम्या रोहन की देख कहती है, देखिए मेरे पास मत आइए, कल जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कल किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे यहाँ ले आए थे। सौम्या बस बिना रुके बोले जा रही थी। अब तक रोहन उसके काफी करीब आ गया चुका था। सौम्या रोहन को खुद से दूर करने के लिए उसके चेस्ट पर हाथ रखती है जिससे उसका ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है, जिसे देख वो उसे जैसे ही उठाने को होती है रोहन उसकी कलाई को पकड़ लेता है और खुद से सटा लेता है। सौम्या उसके अचानक ऐसा करने से डर जाती है। देखिए प्लीज मुझे। शुश बिल्कुल चुप। सौम्या बिल्कुल शांत हो चुकी थी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कहां से आए हो, पर आज से और अभी से तुम मेरी हुई समझी। रोहन के इस बर्ताव से सौम्या थोड़ी घबरा गई थी, फिर भी हिम्मत कर उसे खुद से दूर धकेलकर कहती है, दूर रहिए मुझे, समझे आप, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जब चाहे जैसे चाहा पा लिया। रोहन को काफी गुस्सा आ रहा था। जब सौम्या ने उसे धक्का दिया तो रोहन उसे दोबारा से खुद के करीब लगकर कहता है, ओह तो ऐसी बात है, पहले तुम मेरे कमरे में आए, मुझे सेड्यूस किया, मेरे साथ रात बिताई और अब तुम शरीफ बन रही हो। सौम्या रोते हुए कहती है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। रोहन कहता है, नेवर, मैं अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुमने गलती की है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। सौम्या उसे देख एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे मंजूर है आपकी सजा, मैं खुशी खुशी मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब सब अपने ही मेरा साथ छोड़ गए तो आप तो वैसे भी अनजान है, मुझे आपकी सजा मंजूर है। रोहन उसे बड़े गौर से देख रहा था, मानो उसे परखने की कोशिश कर रहा हो। रोहन उससे कहता है, ठीक है तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सौम्या उसकी बात सुन हैरान हो जाती है। रोहन दोबारा उससे कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ तो तुम ना नहीं कह सकती, समझी। फिर रोहन सौम्या के करीब बढ़कर उसे किस करने लगता है। सौम्या अब उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, बस बेजान सी उसकी बाहों में खुद को सौंप चुकी थी। इन बीतते पलों में उसके साथ इतना कुछ हो रहा था जिससे उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। रोहन अब जैसे खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने सौम्या के बदन से अपने पहनाई थी शर्ट को अलग कर दिया और उसे बेथसा किस करने लगा। रोहन काफी इंटेंस होकर उसे किस कर रहा था जिससे सौम्या सिहर रही थी। अब उसे भी रोहन का टच अच्छा लग रहा था। रोहन सौम्या को बेड पर ले आता है और उसके ऊपर झुककर उसके मुलायम होठों पर किस करने लगता है। कुछ ही देर में उस रूम में सौम्या के सिसकने की आवाजें आ रही थी। दोनों अपने प्यार से समंदर में पूरी तरह से डूबते जा रहे थे कि तभी रोहन का कॉल रिंग करने लगता है। रोहन मानो अब फटने को हो रहा था कॉल की रिंग को सुनकर, पर जैसे ही वो स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखता है और फिर सौम्या से अलग होकर फोन को पिक कर लेता है। सौम्या उस फोन करने वाले को शुक्रिया कह रही थी क्योंकि रोहन के प्यार भरे टच से वो भी बहक गई थी। और उधर अजय गुस्से से पागल हुए जा रहा था क्योंकि उसे रात भर से सौम्या कहीं भी नहीं मिली थी। इतने में उसे किसी का कॉल आता है। फोन में पाली का नाम फ्लैश हो रहा था। अजय कॉल को पिक कर लेता है। उधर से पाली के जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो उससे कह रही थी, अरे ओ पागल आदमी, रात भर कहाँ मर गए, हाँ वो बूढ़ा घर आने वाला है, अगर तुम अभी 10 मिनट के अंदर घर नहीं पहुंचे ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर पाली कॉल कट कर देती है। अजय बस दांत पिसते रह जाता है। सौम्या की बच्ची, अगर एक बार तुम मुझे मिल गई ना तो कसम से तुझे वो दर्द दूंगा जिससे तेरी रूह भी कौप उठेगी। और गुस्से से अपने आदमियों को कहता है, उसकी तलाश जारी रखो और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करो, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सिंघानिया मैंशन। लक्ष्य और आदि भी अब तक उठ चुके थे। लक्ष्य अपना वर्कआउट ने जिम जा चुका था और आदि अपनी मम्मा को किचन में काम करते देख रहा था। अदिति कहती है, बेटा आपको क्या पसंद है, मम्मा आपके लिए वही बनाएगी। आदि चाहते हुए कहता है, सच्ची मम्मा। अदिति कहती है, मुच्ची मेरा बच्चा। आदि कहता है, मुझे स्नैक्स खाने हैं मम्मा। अदिति कहती है, आप बस कुछ देर रुको, मैं अभी तैयार करके लाती हूँ। आदि कहता है, ओके मम्मा, और बस टुकुर टुकुर अपनी मम्मा को देखने लगता है। कुछ ही देर में आदि का स्नैक्स रेडी हो जाता है, को काफी टेस्टी दिख रहा था। अदिति आदि को अपनी गोदी में लेकर बाहर आती है और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और कहती है, बेटा आप जल्दी से अपना स्नैक्स फिनिश करो, मैं आपके पापा के लिए कॉफी देकर आती हूँ। ओके जल्दी करना, फिर आपको अपने किंडरगार्टन भी तो जाना है ना। आदि कहता है, हम डिलीशियस, बहुत टेस्टी है मम्मा। आदि ने उसकी किंडरगार्टन वाली बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। अदिति बस न में सिर हिलाती है और काफी लेकर लक्ष्य के रूम की ओर बढ़ती है। अदिति जैसे ही रूम में एंटर करती है तो देखती है लक्ष्य बाथरूम से अपने गीले बालों को साफ करता हुआ बाहर आ रहा था। अदिति उसे देख हिप्नोटाइज हो चुकी थी, फिर भी खुद को जैसे तैसे संभाल रखा था। लक्ष्य भी अदिति को नजरें खुद पर महसूस कर बहुत खुश हो रहा था। लक्ष्य कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अदिति हड़बड़ी में कहती है, नहीं जी, वो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। अदिति कॉफी को रखकर वहां से जाने लगती है तो लक्ष्य अचानक से उसकी कलाई को पकड़कर खुद से सटा लेता है। अदिति लक्ष्य के अचानक यूं खींचने से संभल नहीं पाती और पूरी तरह से लक्ष्य की बाहों में गिर जाती है। अदिति अपने सुंदर घने पलकों को उठाकर लक्ष्य की ओर देखती है जो बस उसे ही देख रहा था। लक्ष्य अदिति को अच्छे से खड़ा कर उसकी कमर को थामे कहता है, तुमने सुबह मेरे साथ अच्छा नहीं किया बीवी। अदिति कंफ्यूजन में लक्ष्य को देख रही थी, जैसे पूछना चाह रही ही आखिर मैंने किया क्या है। लक्ष्य अदिति के थोड़ा और करीब जाकर अपनी सिलेक्टिव टोन में कहता है, मुझे कुछ चाहिए जो तुमने मुझसे छीन लिया है। अदिति लक्ष्य की गोल गोल बात समझ नहीं पा रही थी। अदिति कहती है, मैंने आपका कौन सा सामान ले लिया जी, अगर मेरे पास है तो मैं अभी आपको दे। शुश, मुझे वो अभी चाहिए, आप रुकिए मैं आपको देती हूँ। रोहन को इस तरह खाने को देखता देख अदिति अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी, पर भी उसने जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल किया और रोहन और सौम्या से कहा, आप लोग अपना नाश्ता कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ।
तभी सौम्या कहती है रुकिए दीदी, जिस पर अदिति कहती है जी बोलिए। तो सौम्या थोड़ा हिचकते हुए कहती है क्या मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? कहने को तो मैं आपकी भाभी लगूंगी पर आप मुझे दीदी भी बोल सकती है। तो सौम्या खुश होते हुए कहती है ठीक है तो फिर मैं आपको अब से भाभी ही कहूंगी। सौम्या रोहन को घूर रही थी और अपने मन में कहती है पागल आदमी, एक बार मुझे अपने घर वालों के बारे में बता दिया होता, एक कॉल आने पर सीधे मुझे पकड़कर मुझसे शादी कर ली और यहाँ ले आया, कम से कम कर में तो बता देता। सौम्या कहती है भाभी चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। जिस पर अदिति कहती है हाँ ठीक है। आंटी मरिया उनके लिए नाश्ता लेकर आती है पर सौम्या और रोहन तो अदिति के बनाए नशे को ही खा रहे थे। अदिति जैसे ही आंटी मरिया के बनाए खाने को खाती है उसे वो बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट बिल्कुल उस तरह था जब उसकी दादी उसके लिए भी इस तरह का खाना बनाया करती थी। अदिति की आंखों में अब नमी उतर आई थी पर उसने जल्दी ही उसे छुपा लिया था। सभी अपना अपना नाश्ता खत्म कर चुके थे। अब अदिति और सौम्या सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। रोहन भी वहां मौजूद था। अदिति सौम्या से पूछती है आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करती है? जिस पर सौम्या मायूसी से कहती है मेरे घर में मेरे मामा मामी रहते हैं और मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कॉलेज के 2 ईयर में हूँ अभी। जिस पर अदिति कहती है क्या आपने अपने मामा मामी को बताया कि आप दोनों ने शादी कर ली है? जिस पर रोहन और सौम्या एक दूसरे को देखते हैं। फिलहाल तो वो अभी अदिति को कुछ बताना नहीं चाहते थे वरना वो खामखा परेशान हो जाती। रोहन अदिति से कहता है नहीं भाभी, हमने उन्हें कुछ नहीं बताया है क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ थे और हमने ऐसे शादी कर ली है जिससे उन्हें थोड़ा दुख होता, इसलिए हमने उन्हें नहीं बताया है। अदिति कहती है ओह। अदिति अब उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछती क्योंकि उसे लग रहा था जरूर सौम्या के साथ कुछ हुआ है, जिस कारण से ही जब उसने उनके घर वालों के बारे में पूछा तो वो थोड़ी सी असहज हो गई थी। अदिति कहती है मैंने आप दोनों का रूम अभी साफ करवा दिया है, आप इन्हें वहां ले जाइए, ये काफी थकी थकी सी लग रही है। सौम्या जल्दी से अदिति की बातों को बीच में काटते हुए कहती है भाभी आप चलिए ना मेरे साथ, इस बहाने मैं आपसे और बात कर सकूं। रोहन सौम्या को घूर रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था अभी। अदिति उससे प्यार से कहती है ठीक है चलिए। वो दोनों अब वहां से जा चुके थे। रोहन अपने मन में कहता है तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मिसेज रोहन सौम्या वर्मा, बस कुछ देर वेट करो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे पीछा छूटेगा? ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। रोहन जल्दी से किसी को कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हें एक फोटो सेंड किया है, तुम्हें उसके बारे में पूरी डिटेल निकालनी है और मुझे देनी है, समझे? तुम्हें पास बस आज तक का वक्त, शाम तक वो मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। ये कहकर कॉल कट कर देता है। और उधर से वो आदमी जिसे रोहन ने कॉल किया था कहता है छोटे बॉस भी हर वक्त गुस्से में ही क्यों रहते हैं, पर अब कर ही क्या सकते हैं। उफ चल श्याम अपने काम पर लग जा, 1 मिनट, अभी अभी बॉस ने किसी लड़की के पता करने को कहा था ना, क्या बॉस को कोई लड़की पसंद आ है? जो भी ही चल श्याम अपना काम कर जल्दी वरना पता नहीं बॉस तेरा क्या हाल कर दे। ये श्याम रोहन असिस्टेंट जो काफी वफादार और समझदार है। रोहन जैसे ही वहां अब जाने को होता है उसे कॉल आता है तो वो कहता है भाई मैं अभी आ रहा हूँ। तभी उधर से एक सख्त आवाज कहती है 5 मिनट में तुम ऑफिस में होने चाहिए समझे। और कॉल कट हो जाता है। रोहन थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है लक्ष्य भाई भी ना, अब मुझे उन्हें अच्छे से सब बताना पड़ेगा, मुझे पता है कि उन्हें सब पता है। ओह गॉड बचा लेना। और वहां से निकलने लगता है कि तभी उन्हें आंटी मरिया रोक लेती है। आंटी कहती है रोहन बेटा अगर तुम फ्री हो तो। रोहन जल्दी से कहता है आंटी भाई ने मुझे अभी तुरंत ऑफिस बुलाया है, इसमें अभी जल्दी निकल रहा हूँ। फिर जाते जाते रोहन आंटी से कहता है आंटी मुझे आपको अदिति को लेकर एक बात करनी है। और बस वो उन्हें अदिति के यादस्त हो जाने की ही बात बता देता है और बाकी की बातें वो उन्हें बाद में आकर बताने का कहकर चला जाता है। आंटी मारियो कहती है ये भगवान आपका दिल से शुक्रिया कि आपने अदिति की यादस्त मिटाकर उसे एक नया जीवन दे दिया, आपका लाख लाख शुक्रिया, अब मैं भी कभी उसकी यादस्त को वापस नहीं आने दूंगी। इतने दिनों बाद तो मैंने लक्ष्य और आदि को खुश देखा है और मैं उनकी खुशी में किसी की नजर भी न पड़ने दूंगी। लेकिन फिर क्या जो मैं सोच रही हूँ वो हो सकता है कि क्या ये अदिति ना होकर के कोई और हो सकती है जिस तरह से ये बर्ताव कर रही है। आंटी मरिया अपने मन में आ रहे इन ख्यालों को दूर करती है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करती है और अपने काम में लग जाती है। देसाई विला पूरा घर अब तक तहस नहस ही चुका था। पाकी ने गुस्से में सभी चीजों को तोड़ दिया था और बस ये कहकर चिल्ला रही थी ये तुमने ठीक नहीं किया, आज तुमने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और बच्चे को भी, और सबसे बड़ी बात तो जिससे मैं अपना सारा काम निकलावती थी अब वो भी चली गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देसाई की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, उन्हें बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया था। तभी वहां अमित आ जाता है और उसे शांत कराते हुए कहता है देखो पाखी तुम पहले शांत हो जाओ, हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पहले तो हमें शांत रहना होगा, उसके बाद हम उन पर अचानक से ही हमला कर देंगे जिससे वो संभल न सके। अमित को लक्ष्य पर भी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है जैसे भी लक्ष्य पर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई कोई इसे बताओ कि हमारा लक्ष्य कोई ऐसा वैसा मामूली इंसान नहीं है, वो खुद ही एक फायर है जो सबको जला देता है। अमित लक्ष्य को मारने की बात कर रहा है पर वो नहीं जानता कि वो खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा है। सिंघानिया मैंशन अब तक 2 बज चुके थे। सभी ने अपना अपना लंच कर लिया था। अदिति ने लक्ष्य के लिए लंच भी भेजवा दिया था और सौम्या और अदिति भी अपना अपना लंच कर चुकी थी। सौम्या तो अदिति की फैन ही बन गई थी, वो उससे खाना कैसे बनाते हुए सीखना चाहती थी। इस बीच अब अदिति को भी लगने लगा था कि आंटी मरिया अनपढ़ शक कर रही है और उसकी माइंड रीडिंग पावर अब उसके साथ नहीं है, जिस बात से अदिति थोड़ी परेशान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सौम्या अब अपने रूम में जा चुकी थी और अदिति आंटी मारिया के पास जाकर कहती है आंटी मुझे आपसे कुछ पूछना था। आंटी मरिया मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बेटा बोलो। वो मुझे आपके साथ आदि को लेने जाना था, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लेने जाऊंगी, तो क्या आप? आंटी मरिया कहती है बिल्कुल बेटा क्यों नहीं। जिस पर अदिति खुश हो जाती है। सामने खड़े इंसान को आंटी मारिया अपनी फटी आंखों से देख रही थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है इस घर में। पहले तो अदिति का इतना सॉफ्ट नेचर देखकर हैरान थी और अब ऊपर से ये। सामने सौम्या और रोहन खड़े थे। रोहन अपने हाथ में सौम्या का हाथ पकड़े हुए था और उनके गले में वरमाला थी। सौम्या के मांग में सिंदूर था जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उन दोनों ने शादी कर ली है। आंटी मारियो तो आज सदमे में ही चली गई थी, फिर भी अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटक कर वह जल्दी से मंदिर की ओर जाती है। अब तक सबकी नजर इन दोनों पर ही थी, यहाँ तक कि अदिति और आदि भी हैरान हो चुके थे कि रोहन ने अचानक क्यों किसी से शादी कर ली, पर लक्ष्य बिना किसी इमोशन के उन्हें देख रहा था मानो उसे पहले से ही सब पता हो। आदि अदिति से कहता है मम्मा ये बंदर चाचू अपने साथ एक बंदरिया भी ले आए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि खड़ूस रोहन चाचू शादी भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि जरूर रोहन चाचू ने उनकी बंदरिया को ब्लैकमेल किया होगा, वरना रोहन चाचू से कोई लड़की भला शादी कर सकती है, वह तो दिन भर मेरे डैड से चिपक रहते हैं। मुझे तो लगता था कि चाचू गे हैं। आदि की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुन अदिति चकरा ही गई थी, ये उसका बच्चा आखिर बोल रहा है।
अदिति कहती है बेटा आपको अपने चाचू के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और चलो हम उनके स्वागत की तैयारी करते हैं और वैसे भी आपके किंडरगार्टन जाने का टाइम हो रहा है। लक्ष्य भी वहां खड़ा था जिस वजह से उसे आदि की बातें सुनाई दे रही थी, उसे अपने बेटे की बात पर हंसी आ रही थी। पर वो कर क्या सकता था। अदिति उन्हें देख मुस्कुरा कर कहती है आप लोग कुछ देर रुकिए हम अभी आते हैं। अदिति जल्दी से जाके कलश तैयार करती है और गृह प्रवेश की तैयारी करने लगती है। सौम्या ने लक्ष्य का हाथ नहीं पकड़ा था बल्कि लक्ष्य ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ कर रखा था। सौम्या को घर बहुत पसंद आया था, वह घर के बाहर से ही यानी कि जब वह और रोहन कार में थे और उनके कार विला के अंदर एंटर कर रही थी तो उसे देखकर है सौम्या पूरी तरह से हैरान थी। उसने अपने सपनों में ही इतने बड़े बड़े बंगले को देखा था जो राजा महाराजाओं की तरह आलिशान था। घर बाहर से भी बहुत सुंदर था, घर की डेकोरेशन डार्क ब्लू एंड व्हाइट में थी जो घर की सुंदरता को बढ़ा रही थी। यहाँ वे सुविधाएं थी जो सभी अमीर लोगों के पास होता है। एंट्रेंस के जस्ट राइट और थोड़ा आगे जाने पर एक सुंदर सा गार्डन था और उसके जस्ट और थोड़ा आगे जाने पर स्विमिंग पूल था जो कि बाहर से दिख रहा था, पर अंदर आने पर वह कुछ ढक चुका था लेकिन किसी की भी नजर उस ओर जाने से रुक नहीं सकती थी। अदिति और आंटी मारिया सौम्या के दिल प्रवेश का इंतजाम कर चुकी थी। आंटी मारिया उनके आरती उतारते हैं और दोनों को हल्दी कुमकुम का टीका लगाती है। उसके बाद सौम्या कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर की ओर आती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था आंटी मारिया और अदिति का यू स्वीट नेचर देखकर। रोहन लक्ष्य के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लक्ष्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो भाई आपको सब पता है फिर भी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अदिति किचन में जाके मैंगो निकालकर जल्दी उसका पेस्ट निकालकर उसे जूस बनाती है और साथ में कुछ स्नैक्स भी लेके आ जाती है। आंटी मारिया बस देखती ही रह जाती है। अदिति ये सब बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पहले से आता है। आंटी मारिया मन में कहती है अदिति तो बचपन से बहुत जिद्दी थी और कभी इसके घर वालों ने शायद भी इससे कभी काम करवाया होगा, फिर ये इन सब रस्मों को इतनी अच्छी तरह से कैसे कर ले रही है, क्या कुछ ऐसा जो ये हम सबसे छुपा रही है। मुझे शायद रोहन से ही इस बारे में बात करनी होगी। इस बारे में आंटी मारिया सौम्या को सोफे पर बैठाकर किचन की ओर चली जाती है। सौम्या को अब थोड़ा अजीब लग रहा था, वो बार बार रोहन को देख रही थी को लक्ष्य के साथ बात करने में बिजी था। सौम्या को ये देख थोड़ा सा बुरा लग रहा था। सौम्या अपने मन में सोचती है इसे देखो घर आते वक्त तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था, अब देखो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। सौम्या को अपने मन में ये देख थोड़ा सा बुरा लगता है। वो कहती है छोड़ो जा, आपने ही मुझे इतने इतने दुख दिए, उसके सामने तो ये सब तो नॉर्मल बात है, चाहे शादी जैसे भी हुई हो पर मैं अपनी शादी को एक अच्छी पत्नी बनकर निभाऊंगी और इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने मुझसे जो वादा किया है रोहन जी उससे मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ और आपकी इज्जत भी करती हूँ। आदि सौम्या को टुकुर टुकुर देख रहा था जो उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। आदि देखता है कि उसकी नई चाची उसके चाचू को देख रही थी जिसे देख आदि थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए देख रहा था कि अब आखिर उसके चाचू के साथ क्या होगा। अचानक से ही सौम्या को ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई और भी बैठा है। जब वह देखती है तो उसके बगल एक प्यारा सा बोलो बोलो सा दिखने वाला बच्चा बैठा हुआ था जो बिना एक्सप्रेशन के से देख रहा था। सौम्या उसे देख चाहते हुए कहती है वाह कितना क्यूट बेबी है ये। सौम्या आदि के पास जाकर पूछती है हाय क्यूटी आपका नाम क्या है। पर आदि सौम्या से कुछ नहीं कहता है। ऐसा नहीं था कि आदि को सौम्या पसंद नहीं आई थी, बस उसे सबसे बात करने की आदत नहीं थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो कहे तो क्या कहे। रोहन से तो वो आदिति के आने की बात से ही बात करता था, वरना तो वो अपने डैड के अलावा किसी से भी बात नहीं करता था। सौम्या आदि के जवाब का इंतजार कर रही थी। जब उसे ये एहसास हुआ कि आदि अब कोई जवाब नहीं देगा तो वो थोड़ी सी मायूस हो गई। वो आदि से कुछ और न कह बस चुपी बैठ जाती है कि इतने में किसी चीज की खुशबू आने लगती है जो पूरे हॉल में फैल रही थी। आदि भी साफ साफ उस खुशबू को सूंघ पा रहा था, उसके मुंह में तो जैसे पानी ही आ रहा था। सौम्या भी उस खुशबू का पीछा करती है तो देखती है अदिति हाथ में जूस और स्नैक्स लेकर आ रही है। अदिति अब उनके पास पहुंच चुकी थी और सौम्या के सामने सभी चीजों को रख कहती है ये आपके लिए, आप थक गई होगी ना, आप कुछ खा लीजिए और आराम कर लीजिएगा। और लक्ष्य की ओर देखकर कहती है जो उसे ही देख रहा था और हमारे रोहन की नजर और आदि की नजर तो प्लेट पर ही थी। अदिति लक्ष्य से कहती है लक्ष्य जी आदि के स्कूल का वक्त हो गया है, क्या आप उसे छोड़कर आएंगे। आदि अपनी मम्मा की बात सुन कहता है मम्मा आप भी चलो ना। बेटा मैं आपको लेने आ जाऊंगी, आप अभी पापा के साथ जाओ ठीक है। आदि उदासी से कहता है ओके मम्मा। थोड़ी ही देर में लक्ष्य आदि को लेकर चला जाता है पर रोहन नहीं जाता क्योंकि उसे अदिति ने रोक के रखा था। सौम्या रोहन के बगल में बैठी थी और रोहन को देख रही थी जो कब से खाने को ही देख रहा था। लक्ष्य काफी सिलेक्टिव आवाज में कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कुछ और ही इरादा है। अदिति लक्ष्य को देख मदहोश हो गई थी, वो बस उसे ही देख रही थी। अदिति ने इस वक्त लक्ष्य की शर्ट पहनी हुई थी जो सिर्फ उसकी थाई तक ही आ रही थी। अदिति आज कुछ ज्यादा ही परेशान थी जिस वजह से वो फिर भूल गई कि उसने कपड़े तो लिए ही नहीं है। जब उसे याद आया कि वो कपड़े लाना भूल गई और अब उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है तो उसे वहां हैंगर में टंगा हुआ लक्ष्य का शर्ट दिखता है जिसे देखकर अदिति उसे पहन लेती है और बाथरूम से झांकते हुए ये देखती है कि लक्ष्य कहीं कमरे में तो नहीं है। जो वो पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि कमरे में कोई नहीं है तब वो बाहर निकलती है, पर जैसे ही वो बाहर कदम रखती है उसके कदम लड़खड़ जाते हैं लेकिन एक मजबूत हाथ आकर उसे पकड़ लेता है। गिरने के डर से अदिति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी पर जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि वो गिरी नहीं बल्कि किसी ने उसे पकड़ रखा है तो झट से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि लक्ष्य उसे अपने बाहों में थाम उसे ही देख रहा है। लक्ष्य उसे यूं खुद को देखते देख हल्के से उसके होठों पर लाइट किस करता है, तब जाकर अदिति होश में आती है। अदिति कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। लक्ष्य कहता है वही जो एक हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ करता है। इतना कहकर अपनी एक आई विंक कर देता है। अदिति का चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो चुका था, उसे बहुत शर्म आ रही थी। अदिति कहती है देखिए आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कब कपड़े भी पहनने हैं। जिस पर लक्ष्य कहता है शुश क्या मैंने पहले भी तुम्हें बिना कपड़ों के। लक्ष्य जी प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। इस वक्त अदिति का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, वो वही गड्ढा खोदकर खुद को छुपा लेना चाहती थी। लक्ष्य को यूं टीज करना अच्छा लग रहा था। लक्ष्य कहता है मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा पर बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अदिति लक्ष्य को घूरती रहती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और झट से लक्ष्य के होठों पर किस कर लेती है। इस एक्शन के लिए लक्ष्य अभी रेडी नहीं था जिस कारण उसकी पकड़ अदिति पर से थोड़ी ढीली पड़ जाती है। अदिति जब देखती है कि लक्ष्य ने छोड़ दिया है तब वो वहां से भाग जाती है। इस बीच अदिति स्कूल की सारी बातें भूल चुकी थी। लक्ष्य बस बुत बनकर अपने होठों को छू रहा था, उसे अदिति की किस बहुत अच्छी लग रही थी। लक्ष्य के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो उस ओर देखता है जहां अदिति गई थी। लक्ष्य कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है आज और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये जानकर दुख भी लगा होगा, बट आई प्रॉमिस अदिति तुम्हें दुख देने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर सौम्या का रूम, कोई परछाई धीरे धीरे उसके रूम की ओर बढ़ रहा था जहां सौम्या बड़े सुकून के साथ सोई हुई थी।
वो परछाई अब धीरे धीरे उसके बेड तक पहुंच चुकी थी। सौम्या बस अभी आधी नींद में थी क्योंकि सौम्या को नींद नहीं आ रही थी, दिन में भी वो सो चुकी थी इसलिए। सौम्या को ये हंसा होता है कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा था है तो वो थोड़ा डर जाती है और वहां पर पड़े वाटर जग से उस इंसान पर सीधा वार कर देती है जिस कारण वह इंसान संभाल नहीं और सीधे जमीन में जाकर गिर जाता है। आ मार डाला रही हाय मेरा सर। सौम्या जो उस इंसान को मारकर जीत की खुशी मना रही थी जब वो उस इंसान को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। सामने रोहन रोहन सर पकड़े हाय हाय के नारे लगा रहा था। सौम्या तुरंत बेड से उतरकर उसके पास जाते हुए कहती है, अरे रोहन जी आप आए, सॉरी रोहन जी मुझे पता नहीं था कि आप हो, मुझे लगा चोर है इसलिए मैंने आप पे वार कर दिया, आई एम रियली सॉरी। रोहन जो पहले से ही गुस्से में था वो कहता है जस्ट शट अप योर माउथ, ओके एक तो तुम मेरे भाई के घर में हो, यहाँ कोई चोर नहीं आ सकता समझी। और अपना सर पकड़ कहता है एक मिनट तुम इनडायरेक्टली मुझे चोर कह रही हो ना, मुझे सब पता है तुम ना मुझे मरना चाहती हो। सौम्या रोहन से कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे लगा कि। रोहन सौम्या को ऐसे देख थोड़ा और नाटक करते हुए कहता है हाय मेरा सर मुझे चक्कर आ रहे हैं मेरा सर। सौम्या जो पहले से डरी हुई थी रोहन को ऐसे देख और डर जाती है और जल्दी से पानी लाकर रोहन को पिलाती है और उसको गले लगा लेती है। रोहन तो हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि सौम्या उसे गले भी लगाएगी। रोहन को भले भी सौम्या ने मारा था पर उसे ज्यादा नहीं लगी थी। तभी उसे और एक झटका लगता है। सौम्या रोहन के माथे पर किसकर उसे फूंक मारती है। इस वक्त दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे कि उनके बीच से पत्ता भी न गुजर पाए। रोहन सौम्या के हाथ को पकड़कर उसे अपने और करीब कर लेती है। सौम्या रोहन को अपनी नाम आंखों से देख रही थी। रोहन सौम्या के गालों पर लुढ़क रहे आंसू को पोंछता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। सौम्या भी आंखें बंद कर राइम को फील कर रही थी। दोनों की किस अब डीप और पैशनेट होती जा रही थी। रोहन काफी एग्रेसिव होकर सौम्या को किस कर रहा था कि तभी किसी का कॉल आता है और इन दोनों की किस बीच में रुक जाती है। सौम्या को अब एहसास होता है कि वो क्या कर रही थी, वो झट से उसे दूर हो जाती है। रोहन फोन में सो हो रहे नाम को देख थोड़ा परेशान हो जाता है। अब आगे सौम्या रोहन को परेशान देख पूछती है क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। तो रोहन उससे बिना कुछ बोले ही बाहर चला जाता है। सौम्या अपने मन में कहती है आखिर अब इन्हें क्या ही गया, क्या मैंने इन्हें ज्यादा जोर से मार दिया। ओह गॉड मुझे थोड़ी पता था कि ये होंगे और वैसे भी ये इतनी रात में चुपके चुपके से कमरे में आ रहे थे तो मैं और क्या ही समझती। लेकिन उन्हें फोन किसका आया होगा, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा है तो अब मेरा क्या होगा। ये कहते कहते सौम्या अपनी रोनी सूरत बना लेती है। रो मत सौम्या, बस तुझे पता करना होगा कि तेरे पति पर नजर किसकी है या फिर तेरे पति किसी पर नजर रखे हुए है। ऐसा सोच सौम्या वापस बेड पर जाकर लेट जाती है। रोहन बाहर आकर कॉल अटेंड करता है और झल्लाते हुए कहता है क्या है इतनी रात में क्यों कॉल किया। उधर से आइस कहती है ऑप्स बाप रे इतना गुस्सा यार, आखिर इतना गुस्सा तुम लाते कहां से। रोहन गुस्से से कहता है अब जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। आइस करती है अच्छा तो बीवी के पास जाना है जनाब को, अब उनके पास कहा दूसरी के लिए टाइम होगा। हाँ रोहन उसकी बात को सुन चौंक जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने शादी कर ली है। जिस पर सौम्या कहती है वो सब जाने दीजिए रोहन जी, हम तो बस आपको बधाई देना चाहते थे। रोहन कहता है अपनी बकवास बंद करो समझी, और अगर इस बारे में तुमने किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आइस कहती है काम डाउन मिस्टर रोहन, आप शांत रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। मैं तो बस आपको ये बताना चाहती थी जो काम आपने शाम को दिया था गलती से वो फाइल मेरे पास आ गई, इसलिए बस मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि फाइल मेरे पास है। रोहन गुस्से से फूटते हुए कहता है अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो फाइल मुझे भेज दो और कॉल कट करो समझी। आया कुछ कहती उससे पहले ही कॉल कट हो चुकी थी। रोहन अपने रूम की ओर बढ़ चुका था। जब वो रूम में पहुंचता है तो देखता है कि सौम्या सो चुकी है। रोहन एक पल सौम्या को देखता है फिर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उधर आइस बालकनी में खड़ी होकर बात कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके पीछे से किसी ने हाथ रखकर कहा आइस बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में, चलो अंदर वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे ही पार्वती जी आइस को अपना ओर करती है वे देखती है कि आइस रो रही है। उसे रोता देखकर पार्वती जी उससे घबराते हुए पूछती है आइस क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो, माँ को बताओ क्या हुआ, पर आप प्लीज ऐसे रो मत। आइस अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है माँ क्या एक तरफा प्यार बजट बुरा होता है क्या। पार्वती जी भी कुछ समझ रही थी, वो आइस को प्यार से कहती है नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है जो कभी किसी न देखा है न जाना है। अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी आपको प्यार करे। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, सबकी अलग अलग विचार है, उन्हें कोई समझ नहीं सकता है। अगर हम किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करते हैं तो वो हमें कभी खुशी नहीं दे सकती सिवाय दर्द के, इसलिए हमें कभी किसी से कुछ नहीं चिन्हना चाहिए। यदि वो आपका है तो वो आपको जरूर मिलेगा, पर अगर वो आपका नहीं है तो लाख कोशिश कर लो वो आपको नसीब तक नहीं होगा। आइस अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुन रही थी, उसे अब सब समझ आने लगा था कि उसकी माँ क्या कह रही। आइस कहती है आप सही कह रही हो माँ, मैं भी अब उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी और परेशान भी नहीं करूंगी। अब बस आप और पापा ही मेरी जिंदगी है। पार्वती जी कहती है देखना एक प्यारा सा राजकुमार आएगा और आपको ले जाएगा। आइस कहती है क्या माँ आप भी ना। वीर वही खड़े होकर उन दोनों माँ बेटी को देख रहे थे और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। आखिर कुछ ही दिनों में उनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वही लक्ष्य के रूम में लक्ष्य अदिति के ऊपर था और अदिति लक्ष्य के नीचे थी, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। अदिति के चेहरे से पसीना पानी की तरह चू रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो भाग रही थी और भगाने वाला लक्ष्य ही था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लक्ष्य अदिति के होठों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। लक्ष्य अब अदिति के थोड़ा करीब झुककर उसके होठी की जगह उसके गले पर किस करने लगता है, जिससे अदिति को गुदगुदी हो रही थी। अदिति लक्ष्य से हंसते हुए कहती है लक्ष्य जी चुनिए मुझे, हाँ मुझे गुदगुदी हो रही है। लक्ष्य उसे यूं हंसता देखकर जोर से उसके नेक पर बाइट कर लेता है, जिससे अदिति की आह निकल जाती है। लक्ष्य अब धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा था, जिससे अदिति की सांसें गहरी होती जा रही थी। लक्ष्य अदिति के नाइटी के ऊपर से ही उसके सुंदर ब्रेस्ट को किस कर रहा था, जिससे अदिति सिहर रही थी और उसकी बेली टाइट होती जा रही थी। लक्ष्य अब खुद को रोक नहीं पा रहा था और अदिति को हिप्नोटाइज हो चुकी थी उसके यूं चुने से। लक्ष्य अब अदिति की नाइटी के अंदर अपने हाथ को ले जा रहा था और अब उसके हाथ अदिति के ब्रेस्ट पर पहुंचकर उसे सहला रहे थे, जिससे अदिति सिसक रही थी। इससे आगे की वो कुछ करता है उनके रूम का डोर नॉक होता है। लक्ष्य अब चीर चुका था, सुबह से कोई न कोई उनके रोमांस आ जाता था। अदिति जल्दी से लक्ष्य के हाथ को बाहर निकालकर डोर को ओपन करती है और दिखती है तो वहां आदि खड़ा था। अदिति आदि के अंदर ले आती है और कहती है बेटा आप इतनी रात में क्या हुआ। अदिति डोर बंद कर आदि को गाइड में लिए बेड की ओर चली जाती है।
जब वो देखती है तो लक्ष्य उसे ही गुस्से से घूर रहा था। सुबह के करीब 6 बज चुके थे। अदिति और आदि एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। लक्ष्य तो कब उठकर जिम जा चुका था। अदिति भी अब धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए उठ जाती है। जल रात की बातें याद करके अदिति को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अदिति कहती है, लक्ष्य जी में ऐसा क्या है जिससे मैं उनकी ओर खींची चली जा रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भले भी मेरा इस शरीर में दोबारा जन्म हुआ हो, पर मुझे कभी भी इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि एक सुरक्षा का एहसास हुआ है, मानो मैं इन्हें पहले से ही जानती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और अब तो आंटी मरिया को भी मुझ पे शक होने लगा है। उससे भी बड़ी बात कि मैं किसी के मन की बात नहीं सुन पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं आखिर क्या करूँ। हे भगवान, अब तक आपने मेरा जितना साथ दिया है, प्लीज आगे भी मेरा साथ दीजिएगा, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए और पति के लिए अच्छी माँ और पत्नी बन सकूं। और फिर प्यार से आदि को देख उसके माथे पर किस कर लेती है। तभी अचानक से अदिति को कल की सारी बातें याद आने लगती है कि क्या हुआ था, जिससे अदिति थोड़ा मायूस सी ही जाती है। फ्लैशबैक। एक बहुत महंगी गाड़ी जो काफी लग्जरियस थी, उसमें से एक औरत तो निकलती है जो काफी सुंदर नजर आ रही थी। ये अदिति थी और उसके साथ में आंटी मरिया भी थी। अदिति जब स्कूल को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। स्कूल काफी प्यारा लग रहा था। उसके ग्राउंड में किनारे की ओर कई सारे पौधे लगाए हुए थे और छोटे छोटे सुंदर सुंदर झूले भी थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ये स्कूल काफी विलमानिर है। अदिति स्कूल को देख काफी खुश नजर आ रही थी। आंटी मरिया भी अदिति की स्माइल देख खुश थी। अदिति अपने में कहती है, हाय कितना प्यारा स्कूल है, क्या आदि यहाँ पढ़ता है? पता नहीं मेरा बच्चा अभी की कर रहा होगा। वहाँ कई सारे लोग थे जो अपने बच्चों को लेने आए हुए थे और सबकी नजर अब अदिति की ओर थी, जिसने ब्लू कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और माथे पर ब्लू बिंदी लगाई हुई थी। इस सिंपल लुक में भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी। लोगों के भीड़ में से एक कहता है, यार कमाल की बंदी है देखना। कई लोग उसे देख आहे भर रहे थे तो कई उसे देख जल रहे थे। उनमें से एक कहता है, हाँ यार इसका फिगर भी कमाल का लग रहा है, अगर ये मेरे पास होती तो कसम से मैं इसे पूरा ही पी जाता है। ये लोग काफी घटिया बातें कर रहे थे अदिति के बारे में। अगर हमारे लक्ष्य को पता चल जाता ना तो इनकी तो खैर नहीं रहती। अदिति आंटी मारिया का हाथ पकड़े अंदर की ओर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अदिति कोई छोटी बच्ची हो और वो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ती हो। दोनों बिल्कुल माँ बेटी लग रहे थे। आंटी मारिया धीरे से कहती है, अदिति न जाने क्यों मुझे अलग सी लग रही है, इसका मुझे यूं पकड़ना एक अलग एहसास दे रहा है। मैंने पहले भी अदिति को छुआ है, पर मैं आज क्यों इतना इससे लगाव महसूस कर रही हूँ। दोनों अंदर की ओर जा ही रही थी कि तभी उनके सामने एक औरत आ जाती है। वो औरत अचानक से अदिति के सामने आकर कहती है, हाय अदिति कैसी हो तुम इतने दिनों बाद मुझे दिखी हो, आखिर कहाँ थी तुम इतने साल? अदिति उसे कंफ्यूजन में देख रही थी। अदिति आंटी मरिया की ओर देखती है, शायद वो उसे जानती होगी। आंटी मारिया उस लड़की को ध्यान से देख रही थी, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की सुबारा से कहती है, ओए हेलो कहाँ खो गई? अदिति उसे देख कहती है, माफ कीजिए पर मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस पर लड़की कहती है, वाह क्या बात है यार, अब तो तू एक्टिंग भी करने लगी है, तू अब अपनी दोस्त को भी नहीं पहचान रही है। देखतार अगर तू मजाक कर रही है तो फिर ये मत कर समझी। तभी आंटी मारिया कहती है, और पीहू बेटा क्या ये तुम हो? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे। तभी पीहू की नजर आंटी मारिया पर जाती है। अरे आंटी आप सॉरी, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख ये भूल ही गई कि आप यहाँ पर हो। उसके बात करने का तरीका बहुत अजीब था। अदिति भी उसे अजीब तरह से देख रही थी। एंट्री मारिया कहती है, कोई बात नहीं बेटा, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही है? पीहू कहती है, मैं अपने भतीजे को लेने आई थी कि अचानक मुझे अदिति दिख गई तो मैं इससे बात करने चली आई, क्या मैंने गलत किया आंटी? आंटी मारिया कहती है, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तभी पीहू अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अदिति से बात कर सकती हूँ? और फिर बिना उनकी ओर देखे असित को ले जाने लगती है। अदिति को भी अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था पीहू की इस हरकत पर। अदिति उससे कहती है, देखो तुम्हें जो कुछ कहना है यहीं पर कहो। पीहू हैरान थी उसके इस व्यवहार से, क्योंकि अदिति ने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। पीहू उससे कहती है, हे तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? क्या पार्थ और तेरा ब्रेकअप हो गया है क्या? अदिति कहती है, माफ कीजिए पर न तो मैं आपकी जानती हूँ और न ही किसी पार्थ को, अब आप मुझसे दूर रहिए। पीहू उसे देख मन ही मन कहती है, इस चुड़ैल को क्या हुआ? पहले तो पार्थ पार्थ करते नहीं थकती थी और अब ये कह रही है कि न वो उसे जानती है और न ही मुझे। अदिति क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? लक्ष्य तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है? अगर ऐसा तो मुझे बताओ, हम दोनों उसके साथ वही करेंगे जो हमने कॉलेज टाइम में किया था। अदिति कहती है, कॉलेज? पीहू कहती है, अरे हाँ यार कॉलेज, तू इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है? लेकिन तू उस हादसे के बाद से कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तो तेरे बारे में बहुत पता करने की कोशिश की पर तेरा तो अता पता ही नहीं चला। अदिति कुछ कहती कि तभी उसे कोई पुकारता है, मम्मा 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 यहाँ पर। अदिति उस ओर देखती है तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जहां से आदि एक अच्छे बच्चे की तरह लाइन से बाहर आ रहा था। तभी अचानक से आदि भागकर अपनी मम्मा की ओर जाने लगता है। सभी का ध्यान अब उनकी ओर ही था। अदिति आदि की ओर बढ़कर उसे अपने गले लगा लेती है। सभी उनकी ओर देख हैरान थे, जो लड़की इतनी कम उम्र की लग रही है वो एक बच्चे की मां है। सबसे ज्यादा तो पीहू हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि अदिति का एक बच्चा भी है। सबको पता था कि आदि सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करता है, पर किसी ने भी आज तक उसकी मम्मा को और पापा को देखा नहीं था। आज वे सब उसके मां को देख रहे थे। जो उस पर गलत नजर रखे हुए थे वो बस आंखें निकल कर ही उसे देख रहे थे। आदि को अब जाकर अपनी मां की गोद में एक सुकून सा मिला था। आदि अपनी मां को किस कर कहता है, मम्मा आदि ने आपको बहुत मिस किया। अदिति भी उसे गले लगाते हुए कहती है, मैंने भी आपकी बहुत मिस किया। तभी उन्हें पीहू की आवाज सुनाई देती है, व्हाट द अदिति, क्या तूने शादी कर ली है? पर पार्थ? अदिति अब पीहू की ओर देख कहती है, देखिए मैं किसी पार्थ को नहीं जानती है और न ही मैं आपको जानती हूँ, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। पीहू अदिति को देख कहती है, हे तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि क्या ये किसका बच्चा है? कहीं ये उस कामिने लक्ष्य का तो बच्चा नहीं? अदिति उसके मुंह से लक्ष्य के बारे में ऐसा सुन गुस्से से कहती है, खबरदार जो तुमने एक शब्द आगे कहा तो वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अदिति इतना कहकर जाने लगती है। तभी पीहू उसे पीछे से कहती है, आदिति मैंने पहले भी कहा था कि वो लक्ष्य तेरे लिए सही नहीं है। अदिति उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहती है, अच्छा तो क्या वो आपके लिए सही है? मुझे मत बताइए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अदिति आदि को एंट्री मारिया को देते हुए कहती है, आती आप आदि को ले जाए, मैं अभी आती हूँ। आदि कहता है, पर मम्मा। अदिति कहती है, बेटा मम्मा अभी आती है, ठीक है। आंटी मारिया आदि को लेकर कार की ओर बढ़ जाती है। तभी अदिति पीजी से कहती है, आपने क्या कहा? अभी की लक्ष्य कामिना है तो याद रखिए मिस पीहू श्रीवास्तव, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनके बारे में ऐसा कहे। अनजाने में ही सही, पर पीहू को भी अदिति से डर लग रहा था, फिर भी वो अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहती है, तो क्या तूने सच में लक्ष्य से शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि वो कितना बड़ा चीटर है? पहले उसने मुझे फंसाया और फिर
अदिति को अब पीहू की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देखो मेरी शादी जिससे भी हुई हो पर तुम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, और रही बात चीटर की तो वो तुम लग रही हो मुझे तुम्हारे चेहरे के पीछे। मुझे एक और चेहरा नजर आ रहा है। पीहू गुस्से से कहती है तुम। इससे आगे वो कुछ कह पाती वहां पर एक मैम आ जाती है और उन दोनों से कहती है देखिए आप दोनों यहाँ पर बहस मत कीजिए, ये स्कूल है और सभी यहीं पर है। पीहू गुस्से से कहती है तो क्या मेरी मर्जी में जो चाहे करूं। एक बड़ा सा जंगल जहां का नजारा किसी भी आम इंसान के देखने लायक नहीं था। उस बड़े से जंगल में एक आलीशान घर था जो बाहर से देखने से किसी भूत बंगले की तरह लग रहा है, पर उसके अंदर जाने पर यह साफ दिख रहा था कि वो बंगला कितना आलीशान और सुंदर है। उस बंगले में एक आदमी सोफे पर बैठकर किसी की फोटो को देख रहा था। वो आदमी कहता है हे ब्यूटीफुल, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो शायद तुम यहाँ अपने थाई की ओर इशारा कर कहता है मैं तुम्हें यहाँ बैठा कर रखता हमेशा, पर नहीं तुम्हें तो उसके पास जाना था ना। वो आदमी किसी संकी की तरह बर्ताव कर रहा था। एक मिनट डार्लिंग, तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता चल गया था ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें। इतना बोलकर वो हंसने लगता है कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो आदमी फोटो को देखते हुए ही कहता है देखो लग रहा है अब मुझे काफी प्रॉफिट होने वाला है, और फिर गुस्से से दांत पिसते हुए कहता है और उसकी बर्बादी। वो कॉल अटेंड कर कहता है जल्दी बोलो। उधर से आवाज आती है कहाँ मर गए हो तुम, तुम्हें पता भी यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो आदमी कहता है शुश आवाज नीचे वरना आगे तो तुम जानती ही हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हें मैंने यह कभी तक नहीं दिया समझी। उधर से लड़की डरते हुए कहती सूरी आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आदमी कहता है हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, अब जल्दी बोलो। फोटो पर हाथ फेरते हुए कहता है मेरे पास अभी बहुत काम है। वो लड़की कहती है मैंने उसे दे देखा वो जिंदा है। तभी उस आदमी के हाथ से फोटो छूटकर गिर जाता है और गुस्से से कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या दिन में भी नशा करके घूमती हो क्या। लड़की कहती है मैंने उसे किंडरगार्टन में एक लड़की के साथ बहस करते देखा था, वो वही थी जब मैं उसके और पास जाना चाहती थी कि तभी वो वहां से चली गई। वो आदमी गुस्से से फोन को कसते हुए कहता है उस लड़की को ढूंढो जो उसके साथ थी और मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करो। इतना बोलकर वो कॉल काट कर देता है। वो आदमी गुस्से से इधर उधर भटकते हुए कहता है तुम जिंदा हो और मुझे पता भी नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें मार दिया था ना, फिर तुम जिंदा नहीं तुम्हें दोबारा मरना पड़ेगा मिस अदिति सिंघानिया, तभी तो लक्ष्य मेरे कदमों में आएगा। अब वो आदमी किसी पागलों की तरह बर्ताव करते हुए कहता है तुमने मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया और तुम उस लक्ष्य के बच्चे की मां तक बन गई, मैंने इतने सारे इफेक्ट्स करे तुम दोनों को अलग करने के पर जब तुम उसके पास से मेरे पास आ गई तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया और तुम्हें मरना पड़ा। मैंने खुद तुम्हें इन दोनों हाथों से मारा था। आहे पर कोई बात नहीं, अब तुम फिर से मरोगी अदिति। वो आदमी उस फोटो को उठाकर देखने लगता है जिसमें अदिति की फोटो थी, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी और उसने पिंक कलर का मिनी फ्रॉक पहना हुआ था। मैं आ रहा हूँ फिर से तुम्हारी लाइफ में, और साइको की तरह हंसने लगता है। सिंघानिया मेंशन। आज सौम्या भी अदिति के साथ खाना बना रही थी क्योंकि उसने अपनी पहली रसोई तो की ही नहीं थी, इसलिए वो अदिति के साथ मिलकर कुछ मीठा बना रही थी। भाभी आप बहुत अच्छे हो, सौम्या अदिति को गले लगते हुए कहती है। अदिति उसके बाल को सहलाते हुए कहती है आप भी बहुत अच्छी है। बाहर आदि, लक्ष्य और रोहन बैठे हुए थे। आदि रोहन को देख कहता है हे बंदर चाचू आपके सर पर क्या हुआ। रोहन अपने किसी काम को कर रहा था, वो ऐसे ही बिना आदि की ओर देखे कहता है कुछ नहीं, वो तुम्हारी बंदरिया चाची ने कल मेरा सर फूट दिया। आदि हंसते हुए कहता है हाँ क्या कहा आपने, बंदरिया चाची, हाँ बंदरिया चाची। लक्ष्य भी रोहन की बात सुन उसकी ओर देखता है। तब जाकर रोहन को होश आता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। रोहन आदि से कहता है तुमने अभी मुझे क्या कहा छोटे चूजे, मैं बंदर हूँ। आदि बड़े रौब से रोहन से कहता है और नहीं तो क्या आप बंदर ही तो हो, जब देखो तब नाचते रहते हो। रोहन आदि से कहता है तुम छोटे चूचे तुम्हें तो मैं। आदि रोहन से कहता है आपने मुझे चूजा कहा, क्या आप अंधे हो गए हो, क्या आपको दिखता नहीं कि मैं अब कितना बड़ा हो गया हूँ और मैं अपनी मम्मा की तरह क्यूट हूँ, और आप तो बिल्कुल बंदर लगते हो, बंदर हा। रोहन आदि को घूर रहा था जो दिन ब दिन उससे बहस करने लगा था, पर कहीं ना कहीं रोहन को अच्छा लगता था, इस बहाने कम से कम आदि उससे बात तो किया करता था। रोहन आदि से कहता है तुम कोई क्यूट नहीं हो समझे चूजे। आदि कहता है आप बंदर। इसी तरह दोनों तू मैं चल रही थी। लक्ष्य इन दोनों को देख परेशान हो चुका था। लक्ष्य जोर कहता है इनफ इज इनफ, अगर अब तुम दोनों एक और शब्द बाहर निकाला न तो आज ब्रेकफास्ट तुम दोनों भूल जाओ। आदि और रोहन साथ में कहते हैं नो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य उन दोनों को आंखें दिखाते हुए कहता है क्यों नहीं, मैं वी आर सॉरी, अभी हम दोनों कोई बात नहीं करेंगे, ओके बंदर चाचू। रोहन कहता है ओके चूजे। फिर दोनों एक दूसरे की घूरते रहते हैं। लक्ष्य इन दोनों को देख अपना सर नमे हिलाता है। तभी किचन से अदिति और सौम्या बाहर आते हैं, उनके पीछे सर्वनेट्स जो हाथ में नाश्ते को पकड़े हुए थे। खाने की खुशबू से आदि और रोहन का पेट गुड़ गुड़ करने लगता है। वो दोनों अपनी चमकती आंखों से खाने को देख रहे थे। अदिति आदि के पास जाकर बैठती है और सौम्या रोहन के पास, हालांकि वो रोहन के पास बैठा नहीं चाहती थी पर सब यही मौजूद थे तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। सौम्या रोहन को देख मुंह बनाते हुए कहती है इन्हें देखो यहाँ कैसे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, और रूम में तो जंगली बन जाते हैं बंदर कहीं के। रोहन उससे घूरते हुए कहता है तुमने अभी तक मेरा जंगलीपन देखा ही कहा है जान, और अपनी एक आई विंक कर देता है जिससे सौम्या के गाल लाल हो जाते हैं। रोहन और सौम्या धीरे धीरे बात कर रहे थे, इसलिए उनकी बातों पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया था। अदिति कहती है आज सौम्या ने मीठा बनाया है, आप सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। अदिति आदि और लक्ष्य के लिए मीठा देती है और सौम्या रोहन के लिए। सभी मीठा खाते हैं और सबको वो पसंद भी आता है। रोहन सौम्या से धीरे से कहता है बंदरिया तुम्हें खाना बनाना भी आता है। सौम्या उसे देख गुस्से से कहती है आप। तभी अदिति कहती है मीठा बहुत अच्छा बना है सौम्या। सौम्या कहती है थैंक यू भाभी, लेकिन अपने लक्ष्य उसे कुछ नहीं कहते, बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। सौम्या आदि से कहती है हे क्यूटी, क्या आपको मीठा पसंद आया। आदि अपना नाश्ता करते हुए कहता है बंदरिया चाचा मीठा बजट अच्छा है। अदिति आदि का मुंह बंद करते हुए कहती है आदि क्या बोल रहे हो, ये वो बंदर नहीं चाची है आपकी। अब शाम होने चली थी पर अदिति को अब तक होश नहीं आया था। सौम्या पल अदिति के माथे पर ठंडी पट्टी कर रही थी और लक्ष्य उसे दीवार पर टेक लगाए बस देख रहा था। लक्ष्य सौम्या से कहता है तुम जा सकती हो, मैं यहाँ हूँ अदिति के पास। सौम्या कहती है जी, और फिर बाहर चली जाती है। अब तक किसी ने भी आदि को उसकी मम्मा के बारे में नहीं बताया था। आदि बस अपना मम्मा को देखना चाहता था पर कोई उसे अदिति से मिलने नहीं दे रहा था। लक्ष्य ने सबसे कह रखा था कि कोई भी आदि को उसकी मम्मा के खराब तबीयत के बारे में नहीं बताएगा और उसे ऊपर भी नहीं आने देगा। इसलिए आज रोहन आदि को पार्क लेकर गया था ताकि आदि कुछ पल शांत रहे।
लक्ष्य अदिति के हाथों को पकड़कर उन्हें चूमते हुए कहता है, जान देखो, उठ जाओ ना, अब तुम्हारे बिना यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आदि को पता चलेगा कि उसकी मम्मा बीमार है तो वो और दुखी हो जाएगा और फिर वही आदि बन जाएगा जो पहले था। इस बेरंग जिंदगी में तुम ही तो हो जान जिसने रंग भरा था। मैं कभी तुमसे नाराज था ही नहीं, कभी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। लक्ष्य आज पहली बार रो रहा था, उसका दिल तड़प रहा था अदिति को यूं देखकर। लक्ष्य के आंसू अदिति के हाथों पर गिर जाते हैं जिससे अदिति की आंखें हल्की हल्की हिलने लगते हैं। कर लक्ष्य ने अभी उन्हें नहीं देखा था। लक्ष्य दोबारा कहता है, जान देखो, उठ जाओ प्लीज, मेरे लिए न सही पर आदि के लिए उठ जाओ ना। लक्ष्य के वर्ड आदिति पर मानो जादू का काम कर रहे थे। लक्ष्य ने जिद हाथ से अदिति को पकड़ा था, वो हाथ अब हल्का हल्का हिलने लगता है। लक्ष्य ये देख अदिति को देखने लगता है जिसे धीरे धीरे जिस आ रहा था। लक्ष्य एक राहत की सांस लेता है और अदिति को देखने लगता है। अदिति अपनी आंखें खोल लक्ष्य को ही देख रही थी। अदिति लक्ष्य को देख उठते हुए कहती है, लक्ष्य जी आप यहाँ आ मेरा सर। लक्ष्य जल्दी से लगता है, तुम क्या छोटी बच्ची हो, इतनी भी क्या जला उठने की। हाँ अदिति लक्ष्य के कहती है, लक्ष्य जी मैं ठीक हूँ, मुझे अभी आदि को स्कूल छोड़ने जाना है, लेट हो रहा है। इतना कहकर जब उठने लगती है तो लक्ष्य कहता है, यहाँ देखो। आदिति कहती है, क्या अभी 4 बजने वाले हैं और मैं सो रही थी मैं अभी। लक्ष्य कहता है, आदि रोहन के साथ पार्क गया है, उसे तुम्हारी खराब तबीयत के बारे में पता नहीं है। तभी अदिति को ध्यान आता है कि जब वो रूम में आ रही थी तभी उसे चक्कर आ रहे थे और वो गिर गई थी। अदिति चैन की सांस लेते हुए कहती है, हे भगवान, पता नहीं मैं कैसे। लक्ष्य कहता है, तुम थोड़ी देर और आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अदिति लक्ष्य का हाथ पकड़कर कहती है, लक्ष्य जी। लक्ष्य कहता है, हाँ बोलो। अदिति अपनी नम आंखों से अदिति को देखते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ। अदिति कुछ बोल पाती उससे पहले ही लक्ष्य का फोन रिंग करने लगता है। लक्ष्य अदिति से कहता है, 1 मिनट रुको। लक्ष्य फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देख जल्दी से उठा लेता है। हेलो। उधर से आदि कहता है, डैड आप मुझे घर क्यों आने नहीं दे रहे, क्या मम्मा को कुछ हो गया है? डैड प्लीज आंसर मी, मैं अभी आ रहा हूँ घर चाचू के साथ। लक्ष्य ने फोन स्पीकर में लगा हुआ था जिस कारण से अदिति भी सुन पा रही थी कि आदि कितना बेचैन है उससे मिलने के लिए। अदिति लक्ष्य से कहती है, लक्ष्य जी फोन दीजिए जरा। लक्ष्य अदिति को फोन पकड़ा देता है। आदिति उठाने की कोशिश करती है तो लक्ष्य उसकी उठने में हेल्प करता है और उसे अच्छे बेड के सहारे बैठा देता है। आदि उधर से कहता है, डैड आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आदिति कहती है, बेटा ये मम्मा है। आदि कहता है, मम्मी आप पूरा दिन कहाँ चले गए थे, पता है मैंने आपको कितना मिस किया, मैं अभी आ रहा हूँ मम्मा। अदिति कहती है, बेटा आप वहाँ अच्छे एंजॉय करो और फिर चाचू के साथ आ जाना। मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो बस मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था जिस वजह से मैं आपको स्कूल छोड़ने और लेने नहीं जा पाया, आप चिंता मत करो। आदि कहता है, ओके मम्मा, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे आपके पास आना है। तभी लक्ष्य आदि से कहता है, रोहन उसे लेकर आओ, और कॉल कट कर देता है। जब अदिति लक्ष्य को उसका फोन दे रही थी तब वो देखती है कि लक्ष्य उसे ही देख रहा है। अदिति लक्ष्य को देख कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लक्ष्य उसके थोड़ा और करीब जाकर कहता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? तो अदिति लक्ष्य से कहती है, वो मुझे कहना था कि क्या आप किसी स्टीफन को जानते हैं? स्टीफन का नाम सुनते ही लक्ष्य की मुठिया कस जाती है, फिर भी वो शांत रहता है। मुझे अदिति से पूछता है, तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में? जिस पर अदिति उससे कहती है, नहीं बस ऐसे ही, वो बस मुझे अचानक ही ऐसा लगा कि मैं स्टीफन म्यूएमएनएम। लक्ष्य अदिति के मुंह से स्टीफन वर्ड बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अदिति को होठों पर अपने सख्त होठ रखकर चुप करा दिया था। लक्ष्य अदिति को डीप किस कर रहा था पर इस किस के अदिति को सॉफ्टनेस नजर नहीं आती। फिर भी अदिति लक्ष्य को खुद से दूर नहीं करती है और उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगती है। अदिति के का रिस्पॉन्स मिलते ही लक्ष्य अपनी किस को सॉफ्ट कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। लक्ष्य बेड पर बैठकर अदिति को किस कर रहा था। जब वो देखता है कि अदिति को अब सांस लेने में दिक्कत जा रही है तब जाकर वो उसे छोड़ता है। लक्ष्य गहरा सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारे मुंह से मैं कभी उस इंसान का नाम नहीं सुनना चाहता, इसलिए याद रखना मेरे सामने तुम किसी भी मर्द का नाम नहीं ले सकती सिवाय मेरे। आदिति अपना लाल चेहरा लेकर लक्ष्य को देख रही थी, उसके सांसें अभी भी कंट्रोल में नहीं आई थी कि तभी लक्ष्य उसे दोबारा किस करने लगता है। लक्ष्य अदिति के होती को छोड़ अब उसके नेक पर किस करने लगता है जिससे अदिति कराह रही थी। अदिति मदहोश में कहती है, लक्ष्य जी ये आप क्या कर रहे हैं? आदि आता ही होगा। शुश आने दो हमारे बेटे को, आखिर हम उसके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अकेला ना पड़े। आदिति शर्म से पानी पानी हो रही थी। आज अदिति लक्ष्य के इस बेशर्म वाले अवतार को भी देख रही थी। लक्ष्य अदिति की साड़ी को थोड़ा सा साइड कर उसकी कमर पर हाथ फिराते हुए उसके नोवेल के साथ खेलने लगता है। लक्ष्य जी रुक जाया। अदिति लक्ष्य के हाथों को दूर करने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्य ने अदिति के दोनों हाथों को पकड़कर उसके खुले हुए कमर पर किस करने लगता है। वो उसे अपने टंग से लीक कर रहा था और साथ ही साथ बाइट भी कर रहा था। लक्ष्य अब धीरे धीरे उसके बदन से उसके पल्लू को साइड करने लगता है। अदिति की सांसें अब तेज होने लगी थी जिससे उसका हैवी सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देख लक्ष्य आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। लक्ष्य अदिति के चेस्ट को ऊपर से किस कर रहा था और अदिति अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए अपने होठों को काट रही थी। तभी अचानक से लक्ष्य रुक जाता है और अदिति के पल्लू को अच्छे से करता है और कहता है, कल हम लोग तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम्हारे नाना जी तुम्हें देखना चाहते हैं। जिस पर अदिति हाँ में अपना सर हिलाती है और लक्ष्य को देखती है जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो, पर अदिति तो शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी। दिस आई मेंशन। पाखी गुस्से से अभी भी पागल हुए जा रही थी। उसने पूरे घर का काबड़ा करके रखा था, नौकर बस उसे खुन्नास से घूर सकते थे, इसके अलावा वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि विद्या जी यहाँ से चली गई और मिस्टर देसाई को भी सजा मिल गई। उसने कितना परेशान किया था विद्या जी को, पर वो बेचारी कुछ कहती नहीं थी, बस चुपचाप सहती रहती थी। अमित, यही अमित वहां आता है। पाखी पाखी क्या हुआ तुम? पाखी रोते हुए कहती है, अमित मुझे वो औरत चाहिए जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, अभी तक इतनी देर क्यों लग रही है? अमित उसे समझाते हुए कहता है, पाखी देखो बच्चा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अगर अभी हमने कुछ किया तो हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं और फिर उससे बाहर भी नहीं निकल सकते, इसलिए हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। पाखी सुबकते हुए कहते हैं, पर वो दिन कब आएगा? अमित कब आएगा? मुझे पापा की याद आती है। अमित कहता है, बच्चा शांत हो जाओ प्लीज, अब लग रहा है तुमसे तो मिलना पड़ेगा। इस सिंघानिया मेंशन सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। आज अदिति ने खाना नहीं बनाया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और लक्ष्य उसे कुछ करने भी नहीं दे रहा था। तभी आदि कहता है, डैड हम कितने बजे जा रहे हैं बड़े नानू के घर? लक्ष्य खाते हुए ही कहता है, कल के लिए बहुत टाइम है, अभी तो तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी रोहन कहता है, क्या बात है चूजे, तुम्हें बहुत जल्दी है वहां जाने की?
आदि रोहन को बुरी तरह घूर रहा था क्योंकि ऐसा है न चाचू कि हम न बंदरिया चाची को भी अपने साथ ले जाएंगे ताकि आपका छिपकली मूड दोबारा से ऑन ना हो जाए। रोहन कहता है ओ हिलो मैं अब छिपकली कब से बन गया। आदि कहता है जब से आप डैड के साथ रहते थे तब से। उसकी बातों को सुन के रोहन कहता है मैं तुम्हारे डैड से चिपकता नहीं हूँ ओके। आदि कुछ कहता उससे पहले ही अदिति कहती है ओहो आदि बेटा अपना डिनर जल्दी करो फिर कल हम लोगों को जाना भी तो है ना मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। इसलिए आप बात मत करो और जल्दी से डिनर करो अपने बंदर चाचू मेरा मतलब है कि अपने चाचू को डिनर करने दो। उसकी बातों को सुनकर सौम्या जोर जोर से हंसने लगती है भाभी लग रहा है आपको भी संगत का असर पड़ रहा है वैसे इसमें कोई शक की बात नहीं है ये तो है ही बंदर। तभी आदि कहता है राइट बंदरिया चाची और दोनों हंसने लगते हैं। रोहन दोनों को बुरी तरह से घूर रहा था। रोहन अपने मन में कहता है तुम रुको तुम्हारी जबान बहुत चल रही है न तुम रूम में तो आओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। सौम्या भी रोहन को देखते हुए कहती है हाँ देख लेंगे अब अपनी आंखें अपने पास रखो कहीं घूरते घूरते निकल न जाए। दोनों के बीच आंखों से ही लड़ाई चल रही थी उनका ध्यान तब टूटता है जब लक्ष्य की जोर से आवाज उन्हें सुनाई देती है। लक्ष्य गुस्से से कहता है जस्ट शट अप तुम सबको क्या इसी वक्त बकवास सुझती है अगर तुम सबको ऐसे ही बकवास करना है तो मैं तुम सबका डिनर बाहर निकलवा देता हूँ। अदिति लक्ष्य के बातों का जवाब देते हुए कहती है आप सही कह रहे हैं हमें न बाहर ही डिनर कर लेना चाहिए वैसे भी बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है जिससे हमारा मन भी अच्छा लगेगा बाहर सच में मजा आएगा। आदि भी में कहता है हाँ मम्मा आप सही कह रहे हो। अब रोहन और सौम्या भी साथ में कहते हैं हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब तक किसी ने भी लक्ष्य की ओर देखा तक नहीं था। अनायास ही अदिति की नजर लक्ष्य पर पड़ती है जो उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। अदिति अपने मन में कहती है आदिति शायद लग रहा है तूने कुछ गलत कह दिया है तभी तो ये तुझे ऐसे घूर रहे हैं। अदिति बात को जल्दी से बदलते हुए कहती है आदि बेटा आज ना मम्मा बहुत थकी हुई है तो आप ना जल्दी से अपना डिनर पर कीजिए फिर हम सोने चलेंगे ओके। आदि कहता है ओके मम्मा। डिनर करते वक्त बीच बीच में ही अदिति की नजर लक्ष्य पर जा रही थी जो अब उसे नहीं देख रहा था और अपना डिनर कर रहा था। अदिति अपने मन कहती है अब इनसे बचने का एक ही तरीका है आदि को अपने साथ ले जाकर रूम में घुस जाए। लक्ष्य अभी तो शांत है पर उसकी शांति की वजह वह बखूबी समझ रही थी। सभी अपना डिनर कर जैसे ही जाने को होते हैं सौम्या कहती है भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है। अदिति कहती है हाँ सौम्या कहिए। सौम्या वो भाभी मुझे ना आपके साथ सोना था गलत मत समझिए पर मुझे ना आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी तबीयत मेरा मतलब है कि आपको भी आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है तो मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी थोड़ा बेटर फील होगा आपके साथ रहकर क्या मैं। अदिति कहती है हाँ बिल्कुल आप आ सकती है। सौम्या खुश होते हुए कहती है चलिए चलिए भाभी जल्दी आए। इतना कहकर सौम्या बिना किसी की ओर देखे ही रूम की ओर जाने लगती है। अदिति सौम्या को टोकते हुए कहती है अरे सौम्या उधर नहीं इस साइड राइट ओर। सौम्या अपना माथा पीटते हुए कहती है ऑफो मैं भी ना और तुम की ओर बढ़ने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अगर वो एक सेकंड भी वहां रुकी ना तो कोई रोक लेगा जो वो नहीं चाहती थी। रोहन अपनी जल्दी निगाहों से सौम्या को देख रहा था। उसे ये साफ समझ आ रहा था कि सौम्या उससे दूर भागने की कोशिश कर रही है। तभी उसे ये एहसास होता है कि किसी की आंखों की तपिश उसे महसूस होती है। जब वो देखता है तो लक्ष्य और आदि उसे खा जाने वाली आंखें से देख रहे हैं। जहां लक्ष्य की मुट्ठी कसी हुई थी तो वही आदि एक खतरनाक लुक दे रहा था। रोहन अपने मन में कहता है अब इन दोनों बाप बेटों को क्या हुआ देख तो ऐसे रहे हैं जैसे अभी मेरा खून कर दे। लक्ष्य और आदि साथ में कहते हैं सोच तो वही रहे हैं हम। आदिति कंफ्यूजन में उनकी ओर देखती है। आदि धीरे से कहता है एक बंदर कम था क्या अब दूसरी छिपकली आ गई मम्मा से चिपकने के लिए मैं अपनी मम्मा की डेथ के अलावा और किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। आदिति कहती है आदि क्या आपने कुछ कहा। आदि लगता है नहीं मम्मा मुझे ना बस नींद आ रही है चलिए ना। ओके मेरा बच्चा आओ। अदिति आदि को गोद में लेती है। आदि सभी को गुड नाइट कहता है और लक्ष्य की ओर अपनी विनिंग स्माइल देखता है मानो कह रहा हो आज आप अकेले सो जाओ डैडी। लक्ष्य रोहन से ठंडे वॉइस में कहता है 5 मिनट में अभी मेरे स्टाफ रूम के हल्दी आओ और अपने सीडी रूम की ओर बढ़ जाता है। रोहन कहता है यार सबके के चक्कर में ही क्यों पिसता हूं ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछले जन्म में चटनी था जो अब सबको भा रहा है। वो चल रोहन और भागते हुए लक्ष्य के पीछे भागने लगता है। कुछ ही देर में लक्ष्य और रोहन एक दूसरे के सामने बैठे थे। लक्ष्य रोहन से ठंडे लहजे में कहता है मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में सब पता चल गया होगा। रोहन कहता है हाँ भाई। लक्ष्य कहता है तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और इस तोड़ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें पता है ना अगर रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो वो कितना भयानक होता है। रोहन कहता है भाई मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा पर मैं समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या होगा। रोहन जिंदगी एक बार मिलती है और सौम्या बुरी लड़की नहीं है तो साथ में रह सकते हो। रोहन कहता है ओके भाई पर कल क्या होगा क्या सच में भाभी वहां जा रही है।